समथिंग इन बिटवीन के 220वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। राइटर से जुड़े फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी नहीं रहे। अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग के दौरान दानिश तालिबान के हमले के शिकार हो गए। उन्हें कल सुपुर्दे खाक कर दिया गया। दानिश की मौत पर एक वर्ग में दुख है तो एक वर्ग ऐसा भी है जो उनकी मौत का जश्न मना रहा है। खास तौर पर सोशल मीडिया पर उनके पक्ष और विपक्ष में तर्क और कुतर्क गढ़े जा रहे हैं। जश्न मनाने वालों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उनकी तस्वीरों को लेकर भारत की दुनिया भर में बदनामी हुई। उन्होंने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया। यहां सवाल पेशे का है। पत्रकारिता का पेशा लोगों को सूचना पहुंचाने का है। कोरोना की दूसरी लहर में देश और दुनिया ने देखा कि कैसे हजारों लोग बेड, ऑक्सीजन, दवा के अभाव में बेमौत मारे गए। कोरोना से निपटने में काम आने वाली दवाओं की कैसे खुलेआम ब्लैक मार्केटिंग हुई। लोगों ने यह भी देखा कि कैसे राज्य सरकारों ने कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को कम दिखाने की कोशिश की और यह भी देखा कि कैसे कई लोगों ने अपने परिजनों के शव गंगा में बहा दिए। शवों को जलाने की जगह गंगा सहित अन्य नदियों के किनारे दफना दिया। इस दौरान बतौर फोटो जर्नलिस्ट दानिश ने जो कुछ किया वैसा ही अन्य कई अखबारों के भी फोटो जर्नलिस्ट ने किया। उन्हें प्रयागराज सहित देश के कुछ हिस्सों में सामूहिक दाह संस्कार की तस्वीरों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दी। चूंकि दानिश अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी राइटर से जुड़े थे, ऐसे में उनके फोटो को दुनिया के तमाम समाचार माध्यमों ने छापा और दिखाया। ऐसा नहीं है कि शमशान घाटों से महज अकेले दानिश ने ही रिपोर्टिंग की। सिर्फ दानिश के कैमरे ने ही दूसरी लहर के दौरान लोगों की बेबसियों को कैमरे में कैद किया। उनकी तरह सैकड़ों फोटो जर्नलिस्ट ने भी वही किया जो दानिश ने किया। मगर चूंकि दूसरे फोटो जर्नलिस्ट देश के समाचार माध्यमों से जुड़े थे, इसलिए उनके फोटो को देश की सीमाओं के भीतर ही देखा गया। सवाल है कि क्या इस आधार पर दानिश के व्यक्तित्व का पोस्टमार्टम हो सकता है कि उनकी फोटो से देश बदनाम हुआ? जाहिर तौर पर नहीं। बतौर फोटो जर्नलिस्ट उनका कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दुरूह स्थितियों को दर्शाने वाला दृश्य सामने लाना उनका पेशागत कर्तव्य था। दानिश भी अन्य फोटो जर्नलिस्ट की तरह फोटो के माध्यम से लोगों को सूचना प्रदान कर रहे थे। यह और बात है कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से जुड़े होने के कारण उनकी खींची गई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को कोरोना की दूसरी लहर का सच दिखाया। दानिश अगर देश के किसी मीडिया संस्थान से जुड़े होते तो दूसरे फोटो जर्नलिस्टों की तरह उनकी तस्वीरें भी भारत के समाचार माध्यमों तक ही सीमित रह जाती। जाहिर तौर पर दानिश ने वही दिखाया जो उस दौरान हो रहा था। यह उनकी योग्यता थी कि उनकी तस्वीरों को दुनिया के तमाम मीडिया संस्थानों ने हाथों हाथ लिया। सवाल है कि क्या दानिश अकेले ऐसे शख्स थे जिन्होंने उस दौरान की भयावह स्थितियों को सामने लाने में एकमात्र भूमिका निभाई? जाहिर तौर पर नहीं। शमशान से गुजरात समाचार, दैनिक भास्कर, दिव्य भास्कर सहित कई समाचार माध्यमों ने ठीक वैसी ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें जारी की जैसी तस्वीर दानिश ने जारी की। कई समाचार माध्यमों ने बताया कि अलग अलग राज्यों में कैसे सैकड़ों लोग ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प कर जान देने पर मजबूर हुए। कैसे महज 300 से 400 रुपए वाला इंजेक्शन 2-2 लाख रुपए में बिका। कैसे उस दौरान एम्बुलेंस वालों ने आपदा को अवसर बनाते हुए लूट तंत्र को स्थापित किया। सवाल यह भी है कि क्या सूचना को किसी सीमा में बांधा जा सकता है?
देश की छवि की चिंता करने वाले ये नहीं बताते हैं कि मुंबई हमले में जिंदा पकड़ा गया आतंकी अजमल कसाब के पाकिस्तानी होने की सूचना उसी देश के एक समाचार माध्यम ने दी थी। वह ये भी नहीं बताते कि उसी राइटर एजेंसी की खबर जब भारत के विभिन्न समाचार माध्यमों में छपी और दिखाई गई, तब देश के लोगों को पता चला कि कोरोना के दौरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में भी लोगों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई। अपनों को दफनाने के लिए अमेरिका में भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। तो क्या इस तर्क के आधार पर राइटर को अमेरिका के लोग देशद्रोही घोषित कर रहे हैं? फिर यह कड़वी सच्चाई है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अव्यवस्था अपने चरम पर थी, इतनी ज्यादा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक पंडित राजन मिश्रा को ऑक्सीजन बेड हासिल नहीं हो सका। पीएम के करीबियों में शामिल पंडित छन्नूलाल मिश्र की पुत्री की मौत हुई। सवाल है कि उस दौरान सरकार का नकारापन और अमानवीयता देश को बदनाम कर रही थी या ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प कर मरने वाले लोग देश को बदनाम कर रहे थे। यह सच्चाई है कि लोग बेबसी में मौत के आगोश में समा रहे थे, धन के अभाव में अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे थे, अपनों का अंतिम दर्शन नहीं कर पा रहे थे। हालत यह थी कि शमशान स्थलों पर हजारों लोग अपने परिजनों की अस्थियां तक लेने के लिए नहीं पहुंचे। क्या सच्चाई को सामने लाना अपराध है और यह अपराध देशद्रोह है? ऐसे में दानिश को महज इस आधार पर निशाना नहीं बनाना चाहिए कि वह मुसलमान थे। उनकी इस देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी। हमें इस हकीकत को स्वीकार करना होगा कि बतौर फोटो जर्नलिस्ट वह अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। उनकी पेशेगत कर्तव्य के कारण अपने देश से दूर अफगानिस्तान में उन्हें मौत नसीब हुई। अफगानिस्तान की उनकी तस्वीरें बताती थी कि नाटो सैनिकों की विदाई के बाद आतंकी संगठन तालिबान कैसे लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। जाहिर तौर पर बतौर फोटो जर्नलिस्ट वह जहां भी जाते उन्हें सच्चाई को सामने लाने वाली तस्वीरें खींचनी ही पड़ती। दानिश के संदर्भ में यही अंतिम सच है। दानिश की मौत के बाद उनकी भर्त्सना और आलोचना ये बताती है कि कैसे एक गिरोह की दूसरी लहर के दौरान जवाबदेही से दूर भागने वाली सरकारों वर्तमान अराजक व्यवस्था को बचाने में जुटा हुआ है। इसलिए अगर आप दानिश की मौत पर आंसू नहीं बहा सकते तो कम से कम मुंह तो बंद रख ही सकते हैं। वैसे भी सनातनी परंपरा रही है कि मौत के बाद व्यक्ति की आलोचना निंदनीय है। यह तब और अधिक निंदनीय हो जाता है जब मरने वाले शख्स को उनके काम के लिए याद करने के बदले उन्हें गालियों से नवाजा जाए, उन्हें देशद्रोही घोषित किया जाए। नमस्कार।